हेलो दोस्तों। आज हम लोग बालक बात करेंगे फिजिक्स के अपने अगले चैप्टर पर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड के बारे में। तो इसमें दो पार्ट है, एक ह्यूमन आई और दूसरा है आपका कलरफुल वर्ड। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन आई पे बात करते हैं। ये आपके सामने कुछ डायग्राम बना हुआ है ह्यूमन आई का। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस ह्यूमन आई का जो आई बॉल है, आई का पूरा आई बॉल, ये जो है 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि हम यूं कह सकते हैं 25 मिलीमीटर का ये आई बॉल हमारा टोटल ह्यूमन आई का होता है। ह्यूमन आई के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके सामने यहां लिखा हुआ है ये कॉर्निया है। तो ऑलमोस्ट वैसे 3 लेयर से मिलकर के हमारा टोटल ह्यूमन आई मेंटेन हुआ है, बना हुआ है। टोटली 3 लेयर। ये आप देख रहे हैं सर्कुलर लेयर, जो सबसे आउटर लेयर है इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। ये आउटर लेयर को स्क्लेरा कहते हैं। ये ह्यूमन आई के इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके ठीक नीचे सेकेंड पार्ट में ये होता है कोराइड। इसको सेकंड में हम कहते हैं कोराइड। ये इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकता है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन को रोकता है। जब लाइट रेज ह्यूमन आई में एंटर करता है तो कोराइड क्या करता है, वो लाइट रेज को एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट होने से बचाता है, तो रिफ्लेक्शन को रोकता है। और ये आपका सबसे इनर पार्ट है जिसे हम कहते हैं रेटिना। रेटिना ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है ह्यूमन आई का, और इस पर किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज का फॉर्मेशन होता है। यानी कि फंक्शन ऑफ रेटिना करें तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ह्यूमन आई पे बनने वाले इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो रेटिना पे होता है, और ये इमेज का नेचर रियल और इन्वर्टेड होता है। यानी कि ह्यूमन आई में जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा बनता है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि इस रेटिना पर 2 तरीके का स्पॉट पाया जाता है। यहां पर एक होता है स्पॉट ठीक मिडिल पॉइंट पर, इसे हम कहते हैं येलो स्पॉट। जी हां, इसको नाम दिया जाता है येलो स्पॉट कहा जाता है। इसकी क्या खासियत होती है कि येलो स्पॉट इज द वेरी सेंसिटिव फॉर द लाइट रेज। ये लाइट रेज के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, और इससे सेंसिटिव होने से क्या मतलब होता है कि यूं कह सकते हैं when the ray of light is incident on the yellow spot, there are the neat and clean images formed on the retina। एकदम शार्प इमेज का फॉर्मेशन होता है, हम लोगों को एकदम क्लियर विजन होता है जब येलो स्पॉट पे लाइट सीधा फोकस करता है। दूसरा स्पॉट होता है आपका यहां पर, और इसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक इसके जस्ट अपोजिट होता है। इसका मतलब when the ray of light is focusing on the blind spot, the any object cannot be seen, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट एकदम भी दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, ब्लाइंड स्पॉट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। इस ब्लाइंड स्पॉट से सारा इंफॉर्मेशन यहां ऑप्टिक नर्व के हेल्प से हमारे ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है, और फाइनली हमारा ब्रेन क्या करता है, उस इमेज को इरेक्ट करके देखता है, यानी सीधा करके दिखाने का काम करता है। जी हां, तब जाकर के हमने फाइनली क्या होता है, कोई भी चीजें हमें सीधी दिखाई पड़ती हैं। लेकिन रेटिना पर बनने वाला जो इमेज होता है वो कैसा होता है, रियल एंड इनवर्टेड होता है आपका। इस स्क्लेरा से लगा हुआ बालक ये सर्कुलर फ्रंट पार्ट होता है। आप देख सकते हो कि ये कॉन्वेक्स जैसा शेप होता है, बल्जिंग आउटवर्ड होता है। इसे हम कहते हैं कॉर्निया। यानी कि ह्यूमन आई का सबसे जो फ्रंट पार्ट होता है कॉर्निया, सबसे पहले कॉर्निया से ही होकर के लाइट रेज ह्यूमन आई में एंटर करता है। ये इसका मेन काम क्या होता है, अक्सर ये लाइट रेज को थोड़ा सा कन्वर्ज करने का भी काम करता है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स शेप में होता है। तो कॉर्निया, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात कॉर्निया के रेफरेंस में क्या होता है बालक, कि कॉर्निया इज द डोनेटेड पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का यह डोनेटेड पार्ट होता है। जैसे कोई इंसान अपना विजन पूरी तरीके से लॉस कर चुका है, वो देख नहीं सकता, पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुका है, तो उसको अगर कोई दूसरा पर्सन अपना कॉर्निया डोनेट कर दे तो इंसान वापिस फिर वो देखने लगता है। तो ह्यूमन आई का टोटली डोनेटेड पार्ट में क्या होता है, दैट इज अ कॉर्निया, यही मेन होता है। अच्छा, इंसान के डेड होने के बाद लगभग 6 घंटे तक ये कॉर्निया पूरी तरीके से एक्टिव स्टेट में पाया जाता है। तो आफ्टर डेड बॉडी ये पूरी तरीके से कॉर्निया को विद इन द 6 आवर रिमूव करके और दूसरे इंसान में की आंखों में इंसर्ट कर दिया जाता है, तो प्रॉपर करने लगता है। कॉर्निया के ठीक पीछे आप पहुंचोगे तो यहां पर एक आपको पिगमेंट मिलेगा, और यहां पर आप उसका नाम क्या लिखा हुआ, आइरिस। आइरिस इज द कलर पिगमेंट। ह्यूमन आई में यह कलर्ड पिगमेंट होता है। ड्यू टू द डिफरेंट कलर ऑफ द ह्यूमन आईज इज द रीजन ऑफ द आइरिस। इंसान की जो अलग अलग कलर की आंखें होती हैं बालक, वो आइरिस पिगमेंट की वजह से होती है। इंसान में जिस कलर का पिगमेंट पाया जाता है, समझिए उस कलर की उस इंसान की आंखें दिखाई पड़ती हैं। ये ग्रे कलर की भी होती हैं, ब्लू कलर की भी होती हैं, येलो भी होती हैं, ब्लैक भी होती हैं, तो ये पिगमेंट होता है। ये सिर्फ आइरिस के ठीक पीछे ह्यूमन आई में एक लेंस लगा होता है बालक, दैट इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स लेंस। ये
कॉन्वेक्स लेंस काम करता है ह्यूमन आई में अपना, और कॉन्वेक्स लेंस का नेचर होता है रियल और इनवर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करने की वजह से। उसके बाद यहां पर इनसाइड द आई बॉल, इस आई बॉल के पीछे इस बीच के स्थान में वाला टोटल लिक्विड भरा होता है वाटर जैसा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जैसा 1.33 रहता है। यह पूरे के पूरे आई बॉल के शेप को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये आपके ह्यूमन आई के मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया, लेंस हो गया, रेटिना हो गया, यहां पर आपका ऑप्टिक नर्व होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, ह्यूमन आई वाले में क्या होता है कि कभी कभी इंसान कि आईज में कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, और कुछ कॉमन डिफेक्ट के बारे में वाला बताया गया है, जैसे कि हम उसके बारे में वन बाय वन करके अब यहां पर देखते हैं। सम ऑफ द कॉमन डिफेक्ट अराइजेज इन द ह्यूमन आई। ये कब होता है? जब इंसान के पावर ऑफ एकोमोडेशन वाला लॉस होने लगता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन लॉस होने का क्या मतलब होता है कि लेंस का फोकल लेंथ न तो इंक्रीज कर पाता है और न डिक्रीज कर पाता है, तो ऐसे में इंसान का पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाता है, तो इस वजह से आंखों में कुछ डिफेक्ट राइज होने लगते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन वाला के वर्ड है, इसे क्या कहते हैं कि द एबिलिटी टू चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। द एबिलिटी टू चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसे एकोमोडेशन कहते हैं, और इसी एकोमोडेशन के एडजस्ट न होने की वजह से बालक आंखों में डिफेक्ट आते हैं। और कॉमन डिफेक्ट में जैसे कि बात करें तो पहला आपका होता है क्या? मायोपिया। दिस इज अ फर्स्ट कॉमन डिफेक्ट, ये मायोपिया। इसको हम लोग नियर साइटनेस भी कहते हैं। जी हां, नियर साइटनेस के भी नाम से ये जाना जाता है, मायोपिया। अच्छा, मायोपिया में कैसा डिफेक्ट होता है और इंसान क्या कहां की चीजें देख पाती हैं कहां नहीं? तो मायोपिया इज दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। यानी कि मायोपिया अगर डिफेक्ट आंखों में हुआ है, इंसान की आंख में मायोपिया होने पर वो पास की चीजें तो प्रॉपर देख सकती हैं बालक, लेकिन एक डिफिनिट डिस्टेंस के आगे की चीजों को नहीं देख पाती हैं। इसका मतलब पर्सन कैन बी सीन द नियर बाई ऑब्जेक्ट बट कैन सी नॉट द डिस्टेंस या फॉर ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अच्छा, मायोपिया के केस में क्या होता है कि इमेज का फॉर्मेशन, ये आपका रेटिना हो गया, ये कॉर्निया हो गया, जब और इसके बाद यहां पर क्या हो गया? ये लेंस हो गया। लाइट रेज जब इस तरीके से ह्यूमन आई में एंटर करता है तो ये लेंस क्या करेगा? उसको कन्वर्ज करने का काम करता है, और मायोपिया होने की वजह से इसकी कन्वर्जिंग इतनी ज्यादा होती है बालक कि रेटिना के पहले इंटरसेक्ट कर देता है और इमेज का फॉर्मेशन यही कर देता है। तो मायोपिया का कॉजेस क्या होता है? तो सबसे पहला कॉजेस क्या होता है कि आई बॉल इज इलोंगनेट। जी हां, दे आर द टू कॉजेज ऑफ द मायोपिया। फर्स्ट, आई बॉल इज इलोंगनेट। इस आई बॉल का जो साइज होता है वो लॉन्ग हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और सेकंड इसका कॉजेज क्या होता है? डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ डिक्रीज कर देता है। फोकल लेंथ कम होने की वजह से बालक ये रेटिना पर सीधा लाइट रेज इंसिडेंट नहीं कर पाता और पहले ही बाइसेक्ट हो जाता है और इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब तक रेटिना पर लाइट रेज फोकस नहीं करेगा तब तक इंसान को नीट एंड क्लीन विजन होता नहीं है। इसी वजह से यहां पर बनने वाला इमेज इंसान को कैसा? ब्लर्ड दिखाई पड़ता है, यानी कि वो धुंधला नजर आता है। तो मायोपिया के केस में इमेज का फॉर्मेशन कहां होता है? फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो दो केस आपने देखे। अच्छा, इसको करेक्ट अगर किया जाए तो कैसे? तो फॉर द करेक्शन ऑफ द मायोपिया पर्सन कैन बी यूज एज अ कॉन्केव लेंस इन ऑवर द स्पेक्टिकल्स। अपने चश्मे में वो कॉन्केव लेंस यूज करता है, यानी कि यहां पर आप अपने चश्मे में क्या यूज करेंगे? कॉन्केव लेंस। और कॉन्केव लेंस का काम क्या होता है आपका कि लाइट रेज को स्प्रेड करने का काम करता है, डाइवर्ज करने का काम करेगा। तो लाइट रेज इस तरीके से अगर ये कॉन्केव लेंस पर इंसिडेंट करेगा तो सबसे पहले ये बालक क्या करेगा? इसको ये डाइवर्ज करके इस कॉन्वेक्स लेंस के एकदम कॉर्नर पॉइंट पर इंसिडेंट कराएगा, और ये कॉन्वेक्स इसको कन्वर्ज करते करते सीधा रेटिना पर जाकर के गिराता है, और जाकर के इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर होगा। तो पर्सन कैन बी सीन द नीट एंड क्लीन ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द फर्स्ट डिफेक्ट ऑफ द ह्यूमन आई। अच्छा, सेकंड डिफेक्ट की अगर बात करें बालक तो दूसरे नंबर पे आपका क्या होता है कि हाइपरमेट्रोपिया। दिस इज द सेकंड डिफेक्ट ऑफ द ह्यूमन आई, हाइपरमेट्रोपिया। Hypermetropia is also known as the long sightness. Hypermetropia is also known as the long sightness. इसे long sightness के भी नाम से हम लोग जानते हैं। जी हाँ, तो अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया में इंसान का मैटर क्या होता है कि पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट। जी हाँ, इसमें इंसान पास की चीजों को नहीं देख पाता है, बल्कि दूर की चीजों को बड़े ही आराम से और कंफर्टेबली देख सकता है।
तो पर्सन कैन सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली बट ही कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली इन द केस ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया के केस में बालक क्या होता है कि लाइट रेज जब इस ह्यूमन आई में ये एंटर करेगा तो यहां पर ये इसको कन्वर्स करते करते ठीक रेटिना के एकदम पीछे में जाकर के मीट कराता है, तो इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द रेटिना होता है हाइपरमेट्रोपिया में। अच्छा, इसके कॉजेस क्या होते हैं? तो कॉजेस का मतलब पहला कॉजेस द आई बॉल इज टू स्मॉल, इसका जो ये आई बॉल होता है बालक ये काफी छोटा हो जाता है। और दूसरा कॉजेस क्या होता है कि फोकल लेंथ इज इंक्रीजेस, इसका फोकल लेंथ बालक क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इमेज कहां बनता है? पीछे। करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस बालक यूज किया जाता है। ये अपने चश्मे में इंसान क्या करेगा? कॉन्वेक्स लेंस यूज करेगा। तो ये होता है क्या? हाइपरमेट्रोपिया। थर्ड पोजीशन पे बालक आपका क्या आता है? प्रेस बायोपिया। इसे तीसरा हम लोग कहते हैं क्या डिफेक्ट? ये प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का मतलब क्या होता है कि जब इंसान की एज धीरे धीरे बढ़ने लगती है, ग्रोथ करने लगती है, तो पर्सन कैन नॉट बी सीन द नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज द फार ऑफ ऑब्जेक्ट। ना तो पास की चीजों को ठीक से देख पाता है और ना ही दूर की चीजों को देख पाता है। ऐसे में पावर ऑफ एक्टिवेशन टोटली लॉस हो जाता है और बिकम्स टू बी द वीक, और कमजोर हो जाता है। तो प्रेस बायोपिया को दूर करने के लिए इंसान अपने चश्मे में बाइफोकल लेंस यूज करता है, यानी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव एक साथ लगाता है। अब इसमें बालक ये तो आपका मैटर हो गया ह्यूमन आई का। इसमें दूसरा पार्ट है कलरफुल वर्ड का। अच्छा, कलरफुल वर्ड में मैटर आपको क्या मिलता है? इसमें सबसे पहला आपको मिलेगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट को लेकर के। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जी हां, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की बात करते हैं बालक। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है बालक कि व्हाइट लाइट का अलग अलग कलर में स्प्लिट होना। व्हाइट लाइट का मतलब क्या? द मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। जी हां, सनलाइट जो होता है बालक वो व्हाइट लाइट के भी नाम से जाना जाता है, बिकॉज दिस इज द मिक्सचर ऑफ द 7 कलर्स, वो 7 कलर का मिक्सचर होता है। एंड व्हेन द व्हाइट लाइट इज पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म, जब किसी प्रिज्म से यानी कि लाइट रेस को हम लोग पास कराते हैं व्हाइट लाइट को, तो दीज आर स्प्लिटिंग इनटू द 7 कलर्स। ये अपने 7 कलर में क्या होते हैं? स्प्लिट हो जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है, और इसे हम कहते हैं क्या? स्पेक्ट्रम। दिस इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम, इसको नाम दिया जाता है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? बैंड ऑफ 7 कलर्स। बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। इसका सीक्वेंस क्या मिलता है बालक? 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 कलर में स्प्लिटिंग। तो यहां पर सबसे बॉटम पे क्या होता है? वायलेट कलर, इसके ऊपर इंडिगो होता है, फिर ब्लू कलर, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और रेड। तो ये सीक्वेंस मिलता है बॉटम टू टॉप पर। इसको शॉर्ट फॉर्म में बालक कहा जाता है क्या? विबग्योर। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम लोग क्या? विबग्योर। यही जो विबग्योर हमको मिल रहा है स्प्लिटिंग करके, वही क्या कहलाता है हमारा? इस डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन इट मींस स्प्लिटिंग ऑफ अ व्हाइट लाइट इनटू द 7 कलर्स इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एग्जांपल की अगर बात करें कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डिस्पर्जन, तो यहां पर रेनबो सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है। तो रेनबो इज द एग्जांपल ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये रेनबो 2 तरीके का होता है बालक, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। दिस इज द शेप ऑफ इन द आर्क, ये आर्क के शेप में बनेगा। प्राइमरी रेनबो में क्या होता है? वायलेट कलर इज टेक ऑफ द टॉप ऑफ एंड रेड कलर इज टेक ऑफ द बॉटम पे। और सेकेंडरी रेनबो में क्या होगा? जस्ट अपोजिट, रेड कलर टॉप पे लेता है और वायलेट कलर के क्या होता है? बॉटम पे आ जाता है। तो 2 टाइप्स के स्कैटरिंग का प्रोसेस डिस्पर्जन का प्रोसेस हो जाता है रेनबो के फॉर्मेशन में। इस पे अगले स्टेप पे अगर हम बात करें तो अब आपको मिलेगा क्या? स्कैटरिंग का कंटेंट। ये आपको मिलेगा क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब होता है बालक क्या? डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, यानी कि विभक्त हो जाना, बट जाना अलग अलग डायरेक्शंस में। स्कैटर्ड होना यानी कि बिखरना। तो लाइट रेस का किसी भी पार्टिकल से स्ट्राइक करने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में जब बिखर जाता है तो उसे हम कहते हैं स्कैटरिंग। इट मींस स्कैटरिंग मींस टू थ्रो द लाइट रेज इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन इज कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जी हां, टू थ्रो द लाइट रेज इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन इज कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका एग्जांपल क्या होता है?
द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स टू बी द ब्लू, स्काई का कलर जो ब्लू कलर हमको दिखाई पड़ता है वो स्कैटरिंग की वजह से होता है। उसके बाद जो है सनराइज और सनसेट का रेडिश कलर में नजर आना वो भी स्कैटरिंग की वजह से होता है। डीप एंड क्लियर वाटर इज आल्सो अपीयर्स टू बी द ब्लू एंड ग्रीन, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये स्कैटरिंग के प्रोसेस की वजह से होता है वाला। स्कैटरिंग के बाद आपको एक और फिनोमिना मिलेगा, आपको क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस को लेकर के। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का यहां पर जो प्रोसेस है बालक वो रिफ्रैक्शन ही होता है, बट यहां पर एटमॉस्फियर की वजह से रिफ्रैक्शन का प्रोसेस दिखाया गया है, यानी कि रिफ्रैक्शन इज अकर ड्यू टू द एटमॉस्फियर, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अकर ड्यू टू द एटमॉस्फियर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। एग्जांपल की बात करें, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द एटमॉस्फेरिक, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार का ट्विंकल करना इन द क्लियर नाइट, एकदम ठीक क्लियर नाइट में स्टार जो ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं, तारों का टिमटिमाना जिसे कहते हैं बालक, दिस इज द अंडरगोज टू द एग्जांपल ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अच्छा, उसके बाद यहां पर एट द सनराइज और सनसेट का जो होता है वो तो स्कैटरिंग होता है, लेकिन हम देखते हैं क्या कि सन अपीयर्स टू बी द रेडिश बिफोर 2 मिनट्स ऑफ द सनराइज एंड आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ द सनसेट। सनराइज के 2 मिनट पहले से लेकर के सनसेट के 2 मिनट बाद भी हम लोगों को उस एट द एंडिंग पॉइंट पर सन रेडिश कलर में जैसे दिखाई पड़ता है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन बनेगा। बट एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट दिस इज एग्जांपल ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये स्कैटरिंग की वजह से होता है। मतलब यहां पर इस कलरफुल वर्ड में ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के साथ साथ टिंडल नाम के एक साइंटिस्ट ने एक ऑब्जर्वेशन भी लिया था जिसको हम लोग टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो आप मिलेगा यहां पर बालक क्या कि टिंडल इफेक्ट क्या हमारा होता है। तो टिंडल इफेक्ट का मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। जी हां, यानी पार्टिकल से लाइट रेज का स्कैटर्ड होने के बाद अपना पाथ बनाने के प्रोसेस को टिंडल इफेक्ट ने कहा है, इसको ये टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं इन द डार्क रूम। इन द डार्क रूम, जब किसी डार्क रूम में लाइट रेज किसी विंडो से इंटर करता है तो आप देखते हो कि डार्क रूम में लाइट का एक पाथ बन जाता है, जिसकी वजह से वो उस पाथ में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जिगजैग मोशन करते रहते हैं। तो वो हमारा ऑब्जर्वेशन टिंडल ने नहीं आता, तो उस पार्टिकल की वजह से ही लाइट रेज जो है स्कैटर्ड होता है और अपना पाथ बना देता है। तो उसको हम कहते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। एग्जांपल जैसे कि डार्क रूम में पाथ का बनना, उसके बाद कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द आल्सो टिंडल इफेक्ट। जी हां, यानी कि डेंस फॉरेस्ट के में कैनोपी के डेंस फॉरेस्ट में घने जंगलों में भी आप देखते हो कि पत्तियों के बीच से लाइट रेज का एक पाथ बन जाता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये का पूरा था कंटेंट वाला का आपका क्या, ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। थैंक यू।